वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, है ना? तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल कोरियन मूवी जिसका नाम है ली ग्रैंड शेफ 2 किमची बैटल। हाँ, इस मूवी का पहले पार्ट से आपका कोई लेना देना है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, पर इस वीडियो को देखते हुए आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी और आप जरूर अपनी माँ या पापा जिन्होंने भी आपके लिए कुकिंग की हो या फिर आपको कुकिंग सिखाया हो, उन्हें तहे दिल से थैंक यू जरूर कहोगे। इस कदर ये मूवी दिल जीत लेगी आपका। मेरा तो जीता था भाई। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मूवी की शुरुआत में जापानीज पीएम के घर को दिखाते हैं, जहां के किचन में कोरियन पीएम के लिए बिल्कुल दावत तैयार हो रही है। दरअसल कोरियन पीएम इंटरनेशनल टूर पर है और आज डिनर के लिए जापानीज पीएम के यहाँ आने वाले हैं। जापानीज पीएम पूछते हैं, कैसा रहा आपका इंटरनेशनल टूर? हाँ, टूर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं आपके देश के फूड को बड़ा मिस कर रहा हूँ। जापानीज पीएम कहते हैं कि आपको पता है, आज हमारे खास शेफ ने आपके लिए कई इंटरनेशनल डिशेस बनाए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप टेस्ट तो कीजिए एक बार। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। कोरियन पीएम भी टेस्ट करते हैं तो वाह करके उनके मुंह से निकलता है एक शब्द। वो कहते हैं, वाकई आपके शेफ की दाद देनी पड़ेगी, और खास कर ये किमची, ये कोरिया का पारंपरिक डिश है, पर आपके शेफ ने इसको एकदम लाजवाब बनाया है, तारीफ करनी होगी उसकी। दरअसल किमची वेजिटेबल्स वगैरह से बनाया जाने वाला एक पिकल टाइप का इंग्रेडिएंट है, जिसे कई डिश में यूज किया जाता है। अब इस पर जापानीज पीएम कहते हैं, क्या बात है, लेकिन ये किमची नहीं किमोची है और ये जापान का पारंपरिक डिश है। ये सुनकर तो कोरियन पीएम का चेहरा ही बदल जाता है। ये तो रसगुल्ले वाली बात हो गई कि रसगुल्ला किस स्टेट की डिश है। नहीं नहीं, अब आप इसका डिस्कशन शुरू मत कर देना, जिस स्टेट का भी है, बहुत लाजवाब डिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मूवी की हीरोइन नायरा को दिखाते हैं और इसी ने कोरियन पीएम के लिए वो सारे डिशेस बनाए थे। सभी उसके लाजवाब डिशेस को बहुत सराहते हैं। दरअसल नायरा एक कोरियन है, लेकिन 10 साल पहले वो कोरिया से जापान आ गई और यहाँ के शेफ को ट्रेन करने लगी थी। यहाँ सीन कट होता है और दिखाते हैं कि अपने देश लौटकर कोरियन पीएम एक नेशनल कुकिंग कंपटीशन अनाउंस करते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को कोरियन डिशेस के बारे में पता चल जाए और खासकर ये पता चले कि किमची डिश का जन्म जापान में नहीं, कोरिया में हुआ था। और इस कंपटीशन में जीतने वाले को करोड़ों का इनाम अनाउंस किया जाता है। कट करके हीरो जुआन को दिखाते हैं, जो ठेले में सब्जियां बेचता है। वो हमेशा खुश रहने वाला एक बढ़िया लड़का है और दूसरों को भी खुश रखता है हमेशा। दूसरी ओर याशिमा नाम की एक बुजुर्ग औरत को दिखाते हैं, जो अपने पति के साथ मिलकर एक पारंपरिक होटल चलाती है। लेकिन इनके बुरे दिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक आदमी से उधार भी ले लिया है। अब वो भी अपने आदमियों को लेकर इनको धमका देता है कि आपका होटल भी बिक जाए और उसकी सारी चीजें भी बिक जाए, तब भी तो मेरा उधार नहीं चुका पाओगे। जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। उसके जाने के बाद जुआन अपनी गर्लफ्रेंड कैनी को लेकर वहां पर आता है। दरअसल जुआन को बचपन में याशिमा ने अडॉप्ट कर लिया था। जुआन पूछता है, पापा अच्छा खाना खाए कई दिन हो गए हैं, प्लीज कुछ बना कर दीजिए ना। वो प्यार से डांटते हैं कि 6 महीने के बाद आ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि माँ तुम कैसी हो, पापा तुम कैसे हो, आते ही खाना खाना, पेट्टू कहीं का। इस तरह प्यार से डांटने वाले लोग अगर आपकी लाइफ में भी हैं तो सच में आप लकी हैं दोस्तों। फिर याशिमा बड़े प्यार से उनके लिए पारंपरिक किमची नूडल्स बना कर देती है। कहनी पूछती है, आंटी मेरे नूडल्स में ये टेस्ट क्यों नहीं आता? तो पापा कहते हैं कि बेटी वो नूडल्स का नहीं, बल्कि इसमें जो किमची है ना उसका टेस्ट है, तभी तो इतना लाजवाब है। अब जुआन को पता चलता है कि याशिमा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और इसकी वजह से वो पहले की तरह अच्छी कुकिंग भी नहीं कर पाती और होटल में कस्टमर्स भी नहीं आते। फिर जुआन पूछता है, आपको तकलीफ क्या है? पर याशिमा कहती है, कुछ नहीं बेटा, वो जुकाम वगैरह लग गया था और कुछ नहीं। इतने में कोई दरवाजा खटखटाता है। पापा गुस्सा हो जाते हैं कि उस गधे से हमने उधार के ले लिया, बार बार बेवक्त परेशान करने लग जाता है। कहकर वो दरवाजा खोलते हैं और उस पर कीचड़ फेंक देते हैं। ओह, पर ये तो याशिमा की असली बेटी नायरा है, जो 10 साल पहले अपने माँ से लड़कर जापान चली गई थी। फिर उसे देखकर याशिमा बहुत खुश होती है और उसे कॉफी बना कर देती है। नायरा कहती है कि बचपन में आप मुझे किचन में जाने नहीं देती थी, लेकिन आज देखो आपकी बेटी इंटरनेशनल शेफ बन गई है, अब तो आप मुझे कुकिंग में मुकाबला भी नहीं कर सकती। अब इस तरह इनकी बातें कुछ अलग ही दिशा में जा रही होती हैं, तो जुआन टोकते हुए कहता है कि दीदी छोड़ो ना उन बातों को, अब जब तुम आ ही गई हो तो इसी होटल को चलाओ, ताकि माँ थोड़ा अब आराम कर ले। पर नायरा कहती है कि अब इस होटल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं भी चाहती हूँ कि माँ अब आराम कर ले। पर याशिमा उसका इशारा समझ जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम इस होटल को गिराकर कुछ और बनाना चाहती हो, लेकिन मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। अब हमें नायरा का असली रूप दिखता है। वो कहती है, तुम जैसी औरत से मैं नाता नहीं रखना चाहती। लोग तुम्हारे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें उससे क्या? लोगों के तानों से ही तंग आकर मैं यहाँ से भागी थी, समझी? अब ये कहकर वो जाने लग जाती है, पर जुआन उसको रोकता है कि दीदी हम दोनों बचपन से इसी घर में पले बड़े हुए हैं और इसी होटल में खेले हैं, और तुम इस होटल को गिराना चाहती हो? वो भी कह देती है कि कुछ भी हो जाए, इस होटल को तो मैं गिरा कर ही रहूंगी और एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊंगी। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। अब कहनी जुआन से कहती है, तुम्हारी दीदी तो पीएम के यहाँ शेफ है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है, क्यों ना तुम उस नेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लो और अपनी दीदी को हरा दो, फिर तुम्हें होटल छुड़वाने के पैसे भी मिल जाएंगे और नायरा भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब नायरा को दिखाते हैं, जो भले ही इतनी बड़ी शेफ है, लेकिन उसे भी कई दुख हैं जो उसे अपनी माँ से इस तरह बात करने पे मजबूर कर रहे थे।
बचपन में दूसरे बच्चे नायरा के साथ खेलते नहीं थे और हमेशा उसको ताना मारते थे कि तुम्हारी माँ कितनी बुरी है। उसके परिवार की औरतें कलाकार थी जो पुराने जमाने में राज दरबार में नृत्य करती थी और वक्त के साथ उन चीजों का मतलब ही बदल गया और फिर उन्हें नीचा माने जाने लगा। पर नायरा ये सब कुछ समझना नहीं चाहती थी और लोगों की बात में आकर वो अपनी माँ से सख्त नफरत करने लगी। एक दिन एक बड़ी फैमिली याशिमा के होटल पर आती है। वो पूछते हैं कि होटल में कस्टमर्स क्यों नहीं आते, होटल बंद कर दिया क्या आपने? याशिमा कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल खाना खत्म हो चुका है और सिर्फ थोड़े साइड डिश ही बचे हुए हैं। पर वो लोग कहते हैं कि आपके हाथ का कुछ भी बना दीजिए, हम खुशी से खा लेंगे। इस पर याशिमा साइड डिश ही नहीं बल्कि किमची से कई डिशेस बनाकर टेबल पर रख देती है। वो लोग भी बड़े चाव से पेट भर कर खा लेते हैं। अब याशिमा जुआन को बताती कि जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी माँ इन्हें यहाँ लेकर आई थी। उसके पास पैसे तो नहीं थे तो उसने एक मील ऑर्डर किया और सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया। बेचारे बच्चों का पेट कहाँ से भरना था। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उन्हें और खाना दिया पर पैसे नहीं लिए और आज ये औरत बहुत ही धनी है और पूरे परिवार के साथ अमेरिका में रहती है। पर आज भी वो उस दिन को भूली नहीं और हर साल अपने परिवार को यहाँ पर लेकर आती है। देखा बेटा, सब मिलकर मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पेट भर खाते हैं। इन्हें देखकर सच में बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। पर बदकिस्मती से ऐसे लॉयल कस्टमर्स को भी मैं ठीक से कुकिंग करके नहीं दे पा रही हूँ। अब अगले दिन जुआन नायरा से मिलने जाता है जो नेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। जुआन कहता है मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेने जा रहा हूँ। अगर तुम कंपटीशन जीत गई तो होटल तुम्हारा, फिर उसके साथ तुम कुछ भी कर सकती हो, पर अगर मैं जीत गया तो तुम उस होटल को गिराने की बात भूल जाओगी। नायरा कहती है मैं ठहरी पीएम की शेफ और तुम वो सड़क में सब्जी बेचने वाले, मुझसे टक्कर लेना चाहते हो। खैर मुझे ये डील मंजूर है। इस तरह नेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है शुरू। उसमें शेफ्स को बताया जाता है कि आप लोग अपनी कुकिंग के द्वारा दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि किमची कोरिया का पारंपरिक डिश है। इस दुनिया को बता दीजिए कि हमारा किमची दुनिया का सबसे पारंपरिक डिश में से एक है। पहले राउंड में तो कंटेस्टेंट्स को बिना मिर्ची के किमची बनाना होता है। नायरा जुआन से कहती है सुन लिया, बिना मिर्ची के बनाना है और वो भी किमची। तुम तो हार मान गए लगता है, फिर भी एक बार ट्राई कर लो। इस तरह उसका मजाक उड़ाकर वो चली जाती है। अब बिना मिर्ची के किमची बनाना हो तो उसमें स्पेशल तरह का नमक डालना पड़ता है जो पारंपरिक तरीके से बनाया गया हो वही। अब नायरा कई जगहों पर जाकर उस नमक के बारे में पूछती है लेकिन उसे पारंपरिक ढंग से बना नमक कहीं नहीं मिलता। एक आदमी तो कहता है कि अगर वैसा नमक चाहिए तो तुम्हें खुद नमक बनाना पड़ेगा, वो मिलता नहीं है कहीं। नायरा हिम्मत नहीं हारती और खुद ही नमक बनाने में जुट जाती है। दूसरी ओर जुआन भी वैसे ही पारंपरिक नमक की तलाश करता है लेकिन उसे भी नहीं मिलता। और फिर अगले दिन कंपटीशन में कई जगहों से आए हुए बड़े बड़े शेफ किमची बेस्ड डिशेस बनाने लग जाते हैं। आखिर टाइम होता है खत्म और जजेस सबसे पहले नायरा का डिश टेस्ट करते हैं। वो पूछते हैं हमने तो किमची का डिश बनाने को कहा था लेकिन तुमने सूप क्यों बनाया? नायरा कहती है अगर हम पुराने ढंग से किमची बनाते रहे तो ये दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचेगा। मैं किमची से कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, इसीलिए मैंने किमची सूप बनाया। वो लोग सूप को टेस्ट करके एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि उसमें किमची का एरोमा इतना बढ़िया होता है और उन्हें पता चल जाता है कि इसे नॉर्मल नमक से तो नहीं किसी खास तरह के नमक से बनाया हुआ है। वो नायरा से पूछते हैं तो वो बताती है कि मैंने ये नमक खुद तैयार किया है। जजेस बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि नायरा ने पारंपरिक नमक बनाने में इतनी मेहनत की और उसके साथ ही किमची डिश को एक मॉडर्न पहलू भी दिया। फिर वो दूसरे शेफ्स के डिशेस को टेस्ट करते हैं और आखिर में आते हैं जुआन के पास। उसे तो पारंपरिक नमक मिला नहीं था तो उसके बदले उसने सोया सॉस यूज करके किमची बनाया होता है। जजेस ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और डिश का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। वो जुआन की खूब प्रशंसा करते हैं। पहले राउंड के अंत में 10 शेफ्स होते हैं सिलेक्ट जिनमें जुआन और नायरा भी होते हैं। अब अगले राउंड में इन्हें कोरिया का सबसे ट्रेडिशनल किमची बनाना होगा। फिर जुआन याशिमा से इसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हारी दीदी बचपन से कुकिंग कर रही है, वो किमची के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है, पर तुम तो कुछ सालों से कुकिंग कर रहे हो, क्या तुम उससे टक्कर दे पाओगे? वैसे इतने में कैनी आ जाती है और दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं। दरअसल जुआन इस बार केकड़े का किमची बनाने वाला है। उसे एक जगह फ्रेश केकड़े मिल जाते हैं लेकिन आखिरी वक्त में उसे कोई और खरीद लेता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम किम है। वो कहता है मैं दिलाऊंगा तुम्हें केकड़े लेकिन पहले मेरे साथ चलो। कहकर वो उन्हें एक होटल के पास लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है, एक बार ट्राई जरूर करो। ये कहकर वो जुआन और कैनी को वहाँ भेजता है लेकिन खुद नहीं जाता। ये दोनों वहाँ का टेस्टी फूड खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। उस होटल को एक औरत चला रही होती है। वहाँ कई कप्स और मेडल्स भी होते हैं। जुआन पूछता है क्या ये सब कुछ आपके बेटे ने जीते हैं? वो कहती है हाँ बेटा, वो बहुत अच्छा एथलीट था, स्टेट लेवल कंपटीशन भी जीत चुका था, पर न जाने उसे किसकी नज़र लग गई, उस पर खून का इल्ज़ाम लग गया। हालांकि उसने कुछ किया नहीं था लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो कहीं भाग गया और कई साल से मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। अब वो इन्हें अपने बेटे की फोटोज दिखाती है तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये किम है जो इन्हें यहाँ पर लेकर आया था और किम ही इस औरत का बेटा है। ये लोग चौंक जाते हैं। फिर वो लौट रहे होते हैं तो बीच में किम आ जाता है। जुआन तुरंत गाड़ी रोकता है तो कहनी कहती है जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी वरना वो खूनिया में मार डालेगा। पर किम बेचारा फुट फुट कर रोने लगता है और पूछता है मेरी माँ कैसी है? जुआन कहता है वो ठीक है पर हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है। किम और रोने लग जाता है।
वो बताता है कि 16 साल तक तो मैं इसी जगह पर रहता था, लेकिन फिर एक दिन बुरी लोगों की संगत में पड़ गया और खूब पीने लगा। एक दिन नशे में मैंने एक आदमी को धक्का दे दिया। वो आदमी गिर गया और कांच के नुकीले टुकड़े उसकी गर्दन में लगे और वो मर गया। अनजाने में ही सही, लेकिन हाँ, मैं कातिल हूँ। मेरी बूढ़ी माँ जिसके साथ मुझे होना चाहिए था, जिनकी मुझे देखभाल करनी चाहिए थी, वो बेचारी अकेले अपना गुजारा कर रही हैं और मुझे अब खुद से नफरत भी होने लगी है। और फिर इस तरह मैं अपनी माँ को दूर से ही देखकर खुश होने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी तो मन करता है मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले बस एक बार अपनी माँ के साथ उनके हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर जुआन और कैनी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो किम को उसकी माँ के पास लेकर जाते हैं। उसकी माँ उसको गले लगाकर रोने लग जाती है। अब रात को बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद जुआन समुद्र में जाकर अपने डिश के लिए बहुत सारे केकड़े पकड़ कर लाता है। अगले दिन किम की माँ उसके लिए तरह तरह के डिशेस बनाकर रखती है और उसके लिए कुछ पैसे भी रखकर वो मार्केट चली जाती है। वो जुआन को देखती है जिसने कल रात ढेरों केकड़े पकड़े होते हैं। वो कहती है, मेरे बेटे को ये केकड़े बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? अब जुआन इस माँ के प्यार के आगे झुक जाता है और सारे केकड़े उनको दे देता है और जुआन और कैनी उनके साथ होटल की ओर निकल जाते हैं। वहाँ किम उठकर देखता है तो उसकी माँ ने उसके लिए कई तरह के डिशेस बनाकर टेबल पर रखे होते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। शायद माँ होगी। ये सोचकर वो दरवाजा खोलता है तो पुलिस आई होती है। वो किम को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। उसकी माँ बेचारी विनती करती है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेगुनाह है, बेचारा भूखा है, मेरे हाथ का खाना खाने दीजिए, उसको फिर ले जाइए। पर इतने में गाड़ी निकल जाती है। दूसरी ओर नायरा को दिखाते हैं तो कल के राउंड के लिए एक नए डिश की तलाश में मार्केट में घूम रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है ड्राई फिश पर। अगले दिन सेकेंड राउंड होता है शुरू और आज नायरा ड्राई फिश का किमची बनाने वाली है। जुआन भी खुद के पकड़े हुए केकड़ों का किमची बनाने जा रहा है। अब कुकिंग करते वक्त वो नमक हाथ में रखता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। जब वो छोटा था तो उसकी माँ एक सॉल्ट माइन यानी नमक बनाने की जगह पर काम करती थी। एक दिन जुआन खेलते खेलते नमक वाले पानी में गिर गया। वो माँ करके चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत देर के बाद देखा और तब उसको पानी से उठाया। फिर वो जुआन को लेकर गई और याशिमा के हवाले कर दिया। याशिमा ने बड़े प्यार से जुआन को स्वीकार कर लिया, पर जुआन की असली माँ उसे वहां छोड़कर चली गई। उसने मुड़कर भी जुआन को नहीं देखा। हालांकि जुआन चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे लेकर जाओ। तब से जुआन को अपनी असली माँ से सख्त नफरत है। ये सब कुछ सोचते हुए जुआन कुकिंग करने लग जाता है। सेकंड राउंड का होता है अंत। अब नायरा का डिश का प्रेजेंटेशन देखकर जजेस बड़े खुश होते हैं। नायरा बताती है कि ये गोल्डन पलक किमची है जिसे यूजुअली फिश से बनाया जाता है। मैंने थोड़ा अलग सोचा और ड्राई फिश यूज किया है। जजेस उसे टेस्ट करते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। दूसरी ओर वो जुआन के पास जाते हैं तो उसने केकड़े का फ्लैश निकालकर उसका किमची बनाया होता है और उसे फिर से केकड़े के शेल में रखा होता है। अब उसका प्रेजेंटेशन भी जजेस को बहुत इंप्रेस कर देता है। वो टेस्ट करते हैं तो पहले तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में जरा सा कड़वा टेस्ट करता है क्योंकि जुआन अपनी माँ के बारे में सोचकर डिश बना रहा था। लेकिन जजेस इस छोटी सी कमी को उतना महत्व नहीं देते और उसकी डिश को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस होता है और इस राउंड की विनर होती है नायरा और सेकंड पोजीशन पर होता है जुआन। इस तरह दोनों पहुंच जाते हैं फाइनल में। फाइनल राउंड की थीम यह होती है कि इन्हें ऐसा किमची बनाना है जिसके साथ दुनिया का हर व्यक्ति खुद को रिलेट कर सके। इसी बीच जुआन और नायरा को पता चल जाता है कि असल में उनकी माँ को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। उस दिन जब जुआन ने उनसे पूछा था कि आपको क्या तकलीफ है तो उन्होंने कहा जरा जुकाम है, पर असलियत यही थी जो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताई। वो चाहती थी कि उनके बच्चे दुखी ना हो। जुआन और नायरा उनको देखने जाते हैं। माँ को देखने के बाद नायरा जुआन से अकेले में कहती है कि माँ के बाद वो होटल और वो जगह मेरी हो जाएगी। अब इस पर जुआन को गुस्सा आ जाता है कि 10 साल पहले तुम माँ को अनाथ करके चली गई थी, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। नायरा भी गुस्से में उसको चांटा मारकर कहती है कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें फाइनल में कैसे हराती हूँ। अब यहाँ याशिमा अपने पति को बताती है कि मुझे जुआन की असली माँ के बारे में एक सपना आया था। कहकर वो उन्हें एक हॉस्पिटल का पता बताती है और जुआन को वहां ले जाने को कहती है। वो भी जुआन को एक गांव के पुराने हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब वहाँ के बुजुर्ग डॉक्टर जो होते हैं वो जुआन को बताते हैं कि बेटा ये 20 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे ऐसा याद है जैसे वो कल ही का दिन था। तुम्हें भी शायद सच पता नहीं होगा। उस दिन जब तुम नमक वाले पानी में गिर गए थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जब तुम्हारा घाव भर गया तो वो तुमको लेकर गई और उसने तुम्हें याशिमा के पास छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ की नस फट गई और वो कोमा में चली गई। उसी दिन मर जाती, लेकिन अचानक उसका पल्स वापस लौट आया। तब उससे मिलने तुम इस हॉस्पिटल में आए थे। शायद तुम एक बात नहीं जानते थे और वो ये है कि तुम्हारी माँ कभी सुन नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन जब तुमने अपनी माँ को पुकारा तो शायद उसे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उस वक्त उसकी आंख से आंसू निकले और तब जाकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। हमें लगा था कि उसने शायद इस पल के लिए अपनी जान को पकड़ कर रखा था कि उसका बेटा उसको देखने आएगा और तब वो दम तोड़ेगी। ऐसा केस मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है। जुआन अपने इमोशंस रोक नहीं पाता और तुरंत उस सॉल्ट माइन की ओर भागता है। तब वो रियलाइज करता है कि उस दिन जब वो पानी में गिर गया था तो खूब चिल्लाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा।
जुआन तो उस समय गुस्सा हो गया था कि उसकी माँ को उसका जरा भी ख्याल नहीं है, पर अब वो जान पाया था कि उसकी माँ तो सुन ही नहीं सकती थी और इसी वजह से उस बेचारी ने मुड़कर नहीं देखा। बहुत देर के बाद जब उसने दूसरे लोगों को जुआन की ओर भागते देखा, तब जाकर वो मुड़ी और उसने जुआन को पानी से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। वो बेचारी बहुत रोई और उस दिन उसने फैसला किया कि मुझ में जो कमी है उसके साथ मैं अपने बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊंगी और मेरे बच्चे को कोई खतरा हुआ तो मैं बचाऊंगी कैसे उसे। इसलिए मुझे अपने बच्चे को किसी और को देना चाहिए जो इसका अच्छे से ख्याल रख सके। उस दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे यानी जुआन को याशिमा के पास छोड़ा और बिना मुड़े वहां से चली गई। जुआन जो अपनी माँ से सख्त नफरत करता था, आज इस सच जानने के बाद वो बहुत रोता है और अपनी माँ के सच्चे प्यार को तब समझ पाता है। अगले दिन कुकिंग कंपटीशन का होता है फाइनल राउंड। होस्ट शेफ से पूछता है कि वो कौन सा किमची है जिससे हर इंसान खुद को रिलेट कर पाएगा। नायरा कहती है जो किमची इंसान के दिल के बहुत करीब हो, यानी उसे सबसे ज्यादा पसंद हो, उसी से इंसान खुद को रिलेट कर पाता है और उस इंसान के लिए वही दुनिया का बेस्ट किमची है। जुआन की बारी आती है तो वो कहता है कि माँ के हाथ का बनाया हुआ किमची दुनिया का बेस्ट और सबसे टेस्टी किमची है और उसी से हर कोई खुद को रिलेट कर सकता है। सवाल जवाब के बाद होती है कुकिंग शुरू। जुआन और नायरा एकदम सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स उठाते हैं, यहाँ तक कि दोनों जिस तरह के वेजिटेबल्स को कट करते हैं उनकी कुकिंग स्टाइल्स सब कुछ एक जैसा होता है, जरा सा भी इधर उधर नहीं। अब ये देखकर जजेस चौंक जाते हैं कि अगर ये दोनों एक ही टाइप की डिश बनाएंगे तो हम जज कैसे कर पाएंगे। एक जज कहता है कि सेम टू सेम डिश हुआ तो क्या हुआ, टेस्ट में, प्रेजेंटेशन में कोई तो फर्क जरूर होगा। नायरा हमेशा की तरह मॉडर्न और पारंपरिक मेथड्स दोनों को मिलाकर अपना डिश बना रही होती है। दूसरी ओर जुआन सिर्फ पारंपरिक मेथड यूज करके, जैसे घर पर उसकी माँ यानी याशिमा ने उसको सिखाया था, उस तरह बनाता है। आखिर दोनों कुकिंग खत्म करते हैं और जजमेंट का आता है वक्त। अब जो जजेस पहले कंफ्यूज थे वो अब और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का प्रेजेंटेशन भी हूबहू एक जैसा होता है। एक जज कहती है ये तो चीटिंग है यार, तुम दोनों ने एक जैसा किमची क्यों बनाया। तब दूसरा जज जो बाकी राउंड्स में बोलता नहीं था वो कहता है थोड़ा सब्र कीजिए, इस कंपटीशन का मकसद अलग अलग टाइप का किमची बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि वर्ल्ड का बेस्ट किमची कौन सा है और दुनिया को ये बताना है कि किमची कोरिया का पारंपरिक पकवान है। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं, फिर किसी नतीजे पर पहुंच तो जाएंगे ही हम। वो सभी दोनों डिशेस को टेस्ट करते हैं। अब तो उनका सर चकराने लग जाता है क्योंकि दोनों का टेस्ट एकदम सेम है। नमक, खट्टापन या तीखा, एक भी फ्लेवर इधर से उधर नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट। कैसे पॉसिबल है, सेम टू सेम। वो तो कंटेस्टेंट्स को ही बोल देते हैं कि इसे जज करना हमारे बस की बात नहीं है, तुम ही टेस्ट करके पता लगाओ कि इसमें क्या डिफरेंस है। इस पर नायरा जुआन का डिश टेस्ट करती है, वो भी एकदम हैरान क्योंकि ये उसी की डिश का टेस्ट है, छोटा सा भी फर्क नहीं है। वो जुआन से पूछती है तुमने ये डिश कैसे बनाई। जुआन कहता है मैंने ये माँ से सीखा है, हमारी माँ से। अब तुम समझ गई होंगी कि तुम्हें कुकिंग की कला आखिर मिली कहाँ से, हमारी माँ से। तुम दीदी जो भी डिश बनाती हो वो सारे बिल्कुल माँ के हाथ के बनाए हुए डिश की तरह टेस्ट करते हैं, ना चाहते हुए भी तुम्हारे हाथों में वही जादू है जो माँ के हाथ में है। तुम भले उनसे अलग हो गई हो लेकिन तुम्हारी कुकिंग में हमेशा माँ के हाथों की छाप जरूर रहेगी, समझे तुम। ये सुनकर नायरा बहुत रोने लग जाती है क्योंकि आज तक वो अपनी माँ को कोसती रही, उनसे प्यार के दो बोल नहीं बोले, लेकिन अब वो समझ गई उसने जो कुछ पाया है वो उसकी माँ की बदौलत ही पाया है। इस कंपटीशन में जुआन को विनर घोषित किया जाता है क्योंकि उसकी डिश ने ये प्रूव कर दिया कि माँ के हाथ का बना किमची ही दुनिया का बेस्ट किमची है और उसी के साथ हर इंसान खुद को अच्छे से रिलेट कर पाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अब नायरा अपनी माँ के पास रहने आ गई है और उनके साथ मिलकर उनका होटल चलाती है। याशिमा भी अपनी बेटी को वापस पाकर बड़ी खुश है। कुछ दिनों के बाद याशिमा का देहांत हो जाता है। उनके फ्यूनरल में नायरा कहती है माँ जब तुम जिंदा थी तो मुझे तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई, लेकिन अब मेरे सर पे जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। यही होता है रियल लाइफ में, टाइम पर तो हम किसी की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते, जब वो चले जाते हैं देन आई विल मिस यू, आई मिस यू, बस यही लगा रहता है। कुछ दिन के बाद जुआन और नायरा मिलकर याशिमा का सारा उधार चुका देते हैं और उस छोटे होटल को फिर से करते हैं शुरू। दूर दूर से कस्टमर्स आकर उनके होटल का खाना खाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। अगर इस वीडियो ने आपको नॉस्टैल्जिक कर दिया हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। बाकी हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।